जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर। और आज के दिन में जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है उसके ऊपर। पिछले कुछ सालों से, ज़्यादातर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत तेज़ी के साथ शुरू हुआ है। बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट चालू हुआ है, जो कि एक तरीके से इंजीनियरिंग जो मार्वल बोला जाता है, तो वही हेवी इंजीनियरिंग का मार्वल सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, वो टूरिज़्म सेक्टर मान लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मान लीजिए, बिजनेस, इकोनॉमिक जोन, एग्रीकल्चर, ये सारे चीज़ के ऊपर आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले, जब किसी स्टेट का, मतलब इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का अगर डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले जानना है वो जो ये जो जम्मू कश्मीर हमारा इंडिया का जो ताज बोला जाता है, जिसको सर का मुकुट बोला जाता है भारत का, तो यही जम्मू कश्मीर इंडिया के मैप में है कहाँ पे। और हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, उससे बाद से आज तक 75 साल से ज़्यादा बीत गया। तो जम्मू कश्मीर के अंदर उतना डेवलपमेंट आज तक क्यों नहीं हुआ था, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी कि जिसके वजह से आज तक 2019 18-19 तक उनका जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट का जो सारे प्रोजेक्ट है वो उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया। ये सारे चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर में मैप के अंदर, भारत के मैप के अंदर जम्मू कश्मीर है कहाँ पे। तो पहले उस जम्मू कश्मीर की मैप को समझेंगे, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो जो दिक्कतें थी, मतलब जो जो डेवलपमेंट ना होने के पीछे जो जो चैलेंजेस था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सारे चैलेंजेस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर अब शुरू हुआ है, वो कुछ सालों में जो शुरू हुआ है, और तेज़ी के साथ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, मान लीजिए आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए, पहाड़ के बीच में से रेल लाइन मान लीजिए, टनल मान लीजिए, ठीक है, पहाड़ के बीच में से जो चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंचा वाला जो रेल ब्रिज बना हुआ है, ये सारी चीज़ मान लीजिए। इस सारे चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैप ऑफ जम्मू कश्मीर से। अगर भारत का मैप हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर पहले भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 370 करके एक आर्टिकल था, जो कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको मेंटेन कर रहा था। लेकिन 2019 के 5 अगस्त के बाद ये जो 370 का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया, और जम्मू कश्मीर के अंदर से 370 जो आर्टिकल लागू था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हम पहले देखेंगे 370 जब था, कैंसिल होने से पहले, 370 कैंसिल होने से पहले जम्मू कश्मीर, इंडिया भारत के मैप में जम्मू कश्मीर कौन सा एरिया था। अगर भारत के मैप में देखें तो एकदम भारत का सर जो जिसको बोला जाता है उसका वो है ये लाल वाला हिस्सा, ये था जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जब 370 हट गया, ठीक है, तब इस पूरे एरिया को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब जब मैप बना तब ये जो लाल वाला हिस्सा है ये है जम्मू कश्मीर, और ये जो हिस्सा है ये बन गया लद्दाख। ठीक है, ये दो यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, मैप में हम ये देखेंगे तो ये यूनियन टेरिटरी तो भारत का है, लेकिन अगर मैप में सही तरीके से हम लोग देखें तो ये जो ग्रे वाला हिस्सा है, ये दो जो ग्रे वाला हिस्सा है, ये दो एरिया है तो जम्मू कश्मीर का एरिया, मतलब ये जो ग्रे वाला एरिया ये तो है जम्मू कश्मीर का एरिया, और ये दो जो ग्रे वाला एरिया है ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा। तो ये तीन हिस्से को एक तरीके से वेस्ट की तरफ से ये जो है पीओके, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये आज़ाद कश्मीर जो भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है पाकिस्तान। तो ये वाला हिस्सा छोटा वाला और ये वाला हिस्सा, ये दो हिस्सा ग्रे वाला, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा, ये अक्साई चीन बोलते हैं इसको, ये चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमारे कंट्रोल में जम्मू कश्मीर का इतना एरिया है, लाल वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का है, बाकी ये लद्दाख वाला हिस्सा इतना भारत के पास है। ठीक है, तो आज जो भी डेवलपमेंट, जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, जो भी डेवलपमेंट के ऊपर, वो ये लाल वाले हिस्से में हो रहा है। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर। इस लाल वाले हिस्से को अगर हम मैप में बड़ा करें तो ये है जम्मू कश्मीर, जिसमें नीचे वाला ये येलो वाला हिस्सा है जम्मू, और ये ग्रीन वाला एरिया है कश्मीर। ठीक है, और बाकी ये है लद्दाख। लद्दाख के अंदर दो ही डिस्ट्रिक्ट है, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट, एक लद्दाख, दोनों मिलके लद्दाख बना। तो एक्चुअली लद्दाख का एक्सटेंट यहाँ तक है, ये सारे लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन ये चीन, ये पाकिस्तान, ये चीन, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। और ये वाला हिस्सा छोटा वाला, ये भी पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, जिसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर।
पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस हिस्से के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के इस हिस्से के बारे में। इसका ऊपरी हिस्सा बोलते हैं, ग्रीन वाला हिस्सा कश्मीर, और नीचे ये येलोइश वाला हिस्सा जम्मू। ठीक है, मैप समझ में आ गया क्लियर तरीके से। अब हम चलते हैं चैलेंजेस अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। आज़ादी के बाद से 2025 तक जो भी डेवलपमेंट का जो काम है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो ठीक तरीके से हुआ नहीं। कश्मीर उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं किया। भारत के अंदर जो बाकी स्टेट है, उसी बाकी स्टेट के लेवल के हिसाब से कश्मीर उतनी जल्दी से तरक्की नहीं किया। तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न था, क्या क्या कारण था, ये सारे कारण हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला कारण ये था कि आर्टिकल 370, जैसे कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 370 है, ये जम्मू कश्मीर के जैसे एक स्पेशल स्टेटस भी देता है, उसके साथ साथ एक डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी इंडिया के जो स्टेट है उसके ऊपर जो लॉ लागू होता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होता है। कोई भी बाहर के बंदे, जम्मू कश्मीर के बाहर के बंदे जो बाकी डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, वो वहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन नहीं ले पाएगा। ये सारे रीजन के वजह से, ये सारे कारण की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाहर से लोग हैं वो नहीं जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, तो इकोनॉमी नहीं आएगा। तो ये एक रीज़न हो गया 370 का। ऐसे तो 370 का बहुत सारे कारण हैं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 370 जब हटने के बाद, उससे पहले जो 370 ने जो दिक्कतें खड़ी करके रखा था, वो सारी चीज़ हट गया था 2019 में। तो पहला जो चैलेंज था वो है 370 में हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म। जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को फंड करके उसको भेजते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है उसको मेंटेन करने के चक्कर में पाकिस्तान अपने देश से टेररिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर भेज के प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान का मानना ये है जम्मू कश्मीर उनको मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद। लेकिन ये सच तो है नहीं। लीगली और प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। ठीक है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस, जो मैं थोड़ी देर पहले ही बोला, इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए उतना अच्छा इन्वायरमेंट था नहीं, क्योंकि टेररिज्म जहाँ पे होगा वहाँ पे तो बिजनेस करने का इन्वायरमेंट ऐसे ही ख़राब हो जाता है। कोई इन्वेस्टर अपना पैसा वहाँ पे लगाएगा जहाँ पे शांति हो, जो शांति से वहाँ पे बिजनेस कर पाए, ऐसी जगह पे वो अपना पैसा लगाएगा। ठीक है। फिर आ गया लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन अगर आपके पास सही तरीके से ढंग से नहीं होगा, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस नहीं होगा, तो आपका वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो यंग जनरेशन है वो नहीं अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन उनको अगर नहीं मिला, तो उनका जो सोचने का तरीका है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर उनको सही रास्ते में लाने में भी दिक्कत होता है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग, अनपढ़ लोग टेररिज्म के तरफ झुक जाता है। तो ये सारे चीज़ चलता था जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, ये भी चलता था। ये सारे चीज़ चलते हुए नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है। और द लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और भी कारण है, वो है जम्मू कश्मीर का जियोग्राफी। ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है, जो जियोग्राफी, जो लैंडस्केप है, ये इतना टफ है कि यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग ब्रिज मान लीजिए, कोई भी करना है, मतलब रास्ता बनानी है, तो वो एक हेवी टास्क है। लेकिन वो मेन दिक्कत नहीं है। अगर आपका काम बहुत कठिन है तो आप मेहनत करो, मेहनत करके हम वो तो कर लेंगे, जो कि हम आज तक करना चालू भी कर दिए और थोड़ा बहुत अचीव भी कर लिए, क्योंकि ये दिक्कत नहीं। हाँ, मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो लैंडस्केप है, टेरिटरी है, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, कोई भी बिल्डिंग खड़े करना, ऊंचा बिल्डिंग, तो ये सारे चीज़ चैलेंजिंग है। लेकिन ये हो इसको करने के लिए जो टैलेंट, जो हेवी इंजीनियरिंग, जो सही इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो इंडिया के पास है। इंडिया चाहे तो मेहनत करके हम लोग वो कर लेंगे। दिक्कत वहाँ पे नहीं। उससे बड़ी दिक्कत ये है, अगर आपको काम करना है तो आपके काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक शांति से भरा हुआ एक एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे कोई भी काम आसानी से हो, कोई दिक्कत नहीं आए, टेररिज्म ना हो। तो मेन जियोग्राफी एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम था वो था ये आर्टिकल 370। ठीक है। इसके वजह से कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेररिज्म पनप रहा था। बाहर से फंडिंग नहीं आ रही थी। कोई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ था वो अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि अलग कॉन्स्टिट्यूशन था कश्मीर के अंदर, अलग फ्लैग थे। ये सारे चीज़ दिक्कत खड़ी कर रहा था। तो ये 370 जब हटा 5 अगस्त 2019 को, तब जाके ये एक पहला सोल्यूशन यहाँ से निकल गया। तो पहला जो दिक्कत था यहीं पे हट गया। आर्टिकल 370 जब हटा तो उसके साथ साथ ये पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म ये भी कमज़ोर पड़ने लगे। ये सारे चीज़, लैक ऑफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट, ये सब हटने लगे। और जब आपका 370 हट गया, फिर बाहर के लोग भी इंटरेस्ट दिखाने लगे कि वो लोग भी, बाहर के जो बिजनेसमैन हैं वो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरेस्ट शो करने लगे। किस लिए? क्योंकि वो लोग चाहते थे लैंड एक्विजिशन करके, लैंड लेके वहाँ पे प्लांट लगाना,
कोई भी बिजनेस को डेवलप करना, ये सारी चीज़। अब हम आर्टिकल 370 को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। 370 जब था तब क्या क्या दिक्कतें था और 370 हटने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है। 370 जब था तो सबसे पहले क्या था, स्पेशल पावर एक्सरसाइज बाय JNK। जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था और उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसके पास एक अलग पावर थे, तो जो कि जब 370 हटा तब हटा दिया गया, ठीक है। फिर ये डुअल सिटीजन वाला सिस्टम, डुअल सिटीजन मतलब जो लोग जम्मू कश्मीर के सिटीजन होते थे, मतलब नागरिक होते थे, वो लोग जम्मू कश्मीर का एक अलग से सिटीजन होता था और इंडिया के सिटीजन होते थे। दो डुअल सिटीजनशिप उनको मिलता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग स्पेशल स्टेटस लेके बैठा हुआ था, जो कि बाकी भारत के अंदर जो बाकी स्टेट है वहाँ पे भारत के अंदर कोई डुअल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ था, ठीक है। जो बाद में हो गया जब 370 हटा तो वो सिंगल सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो गया कि अब जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो सिर्फ भारत के ही लोग हैं, उसका अलग से जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप ऐसा करके कुछ कॉन्सेप्ट निकल गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। सेपरेट फ्लैग फॉर जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के पास एक सेपरेट फ्लैग भी था, जो कि 370 हटने के साथ वो फ्लैग भी हट गया और जम्मू कश्मीर और इंडिया, पूरे इंडिया में एक ही फ्लैग, जो कि हमारा प्यारा फ्लैग है जिसको हम ट्राई कलर तिरंगा बोलते हैं, वही हो गया, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ये लगा नहीं सकता था कभी भी, जो कि 370 हटने के बाद वो भी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास आ गया, मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। फिर नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज सच एज हिंदूज एंड सिख, वो तो हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी माइनॉरिटीज़ थे, हिंदू सिख, इनका जो राइट्स था वो वायलेट होता गया, बहुत पहले से हो रहा, 1990 से हो रहा है ये सब। फिर कश्मीरी पंडितों को हटाया गया, भगाया गया ये जम्मू कश्मीर से, ये तो होता ही हो। तो जब ये सारी चीज़ बंद हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब ये हटा आर्टिकल 370, तब क्या हुआ, तब ये चीज़ भी बंद हो गया, तब जाके माइनॉरिटीज़ विल बी एलिजिबल फॉर 16% रिजर्वेशन, ठीक है। तो अब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी गवर्नमेंट जॉब होगा, जो भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज होगा, उसमें माइनॉरिटीज़ का 16% रिजर्वेशन रहेगा। फिर क्या हुआ, फिर इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाई लैंड एंड प्रॉपर्टी इन JNK, जो 370 के पहले था, ठीक है। तो अब कोई भी बंदा अपने दूसरे स्टेट से गया हुआ कोई भी बंदा जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी और लैंड खरीद सकता है, ठीक है। फिर RTI नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर बिफोर 370, लेकिन अब RTI कर सकते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 6 साल, मतलब वहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट चुन के आता था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो 6 साल रूल करता था, लेकिन बाकी स्टेटों में इंडिया के अंदर वो है 5 साल, ठीक है। तो अब से 370 हटने के बाद वही चीज़ 5 साल हो गया। फिर इफ़ ए वुमेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर मैरीज आउट ऑफ स्टेट शी वुड लूज द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, ये एक दिक्कतें थी। जो भी जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ जो अगर बाहर के स्टेट के किसी से शादी कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता था, जो जम्मू कश्मीर का जो सिटीजनशिप था उनके पास वो कैंसिल हो जाता था। तो अब जब ये 370 हटा तो ये जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही ऑब्सोलीट हो गया। फिर जाकर क्या हुआ, फिर अगर कोई वुमेन बाहर के स्टेट के किसी को शादी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो पूरे इंडिया जम्मू कश्मीर इंडिया का एक स्टेट है, वो महिला इंडिया का नागरिक है, तो काम ही खत्म। मतलब ये जो दिक्कतें था, जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारी चीज़ खत्म हो गया, ये कोई दिक्कत रहा नहीं। फिर पंचायत डिड नॉट हैव एनी राइट्स, 370 के पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत वालों का कोई राइट नहीं होता पंचायत का, लेकिन अब जब ये हटा तो ये जो पंचायती जो सिस्टम है ये एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसका राइट, जितना भी राइट होता है पंचायत सिस्टम का, वो मिलने लगा। फिर राइट टू एजुकेशन वॉज नॉट एप्लीकेबल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो 5 से 14 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये जो राइट टू एजुकेशन का जो सिस्टम है जम्मू कश्मीर के पहले 370 से पहले एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन अब ये जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलना उनका राइट है, ये चीज़ एप्लीकेबल हो गया है। तो इसी की वजह से ये सारे चीज़ जब 370 जब हटा तो इतने सारे दिक्कतें एक साथ खत्म हो गया, फिर ऊपर से पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म खत्म होना चालू हो गया, फिर लैक ऑफ जो एजुकेशन है वो प्रॉपर एजुकेशन आने लगा, फिर एंटी इंडिया सेंटीमेंट कम होने लगा, और बाहर से लोग वहाँ पे लैंड लेके प्लांट लगाने लगे, इंडस्ट्री ग्रो करने लगा, ठीक है। तो 370 सबसे प्रॉब्लम का जड़ था, जो 2019 में 5 अगस्त को इसको हटाया गया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप था अपना, जब 370 हटा तो उसके बाद कुछ दिन जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सिलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट था नहीं, तो इसके बाद से जो पहला टारगेट था वो टारगेट ये था, जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से डेवलप करो, और जितना जल्दी हो सके उस जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करके एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि इसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टेट इलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी करवा पाए सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, एक तो 370 हटने के बाद डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेज़ी से ग्रोथ आया, और
2024 में, मतलब आज 2025 चल रहा है, 2024 में जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन किया गया। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा है उसका इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में अगर हम देखें तो ये उमर अब्दुल्ला, मतलब ये फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस करके एक पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस पार्टी के लीडर है। और ये जम्मू कश्मीर के में जब लेजिस्लेटिव असेंबली का, मतलब विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ, उसमें ये इंसान एज ए प्राइम मिनिस्टर चुना गया और इलेक्शन में जीत के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, ये जो हुआ था जम्मू कश्मीर का इलेक्शन 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 2024 में 3 फेज़ में हुआ। टोटल 90 मेंबर चुन के आए, जिसमें से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको मिला 42 सीट, इनके पार्टी को मिला 42 सीट, और बीजेपी को मिला, मतलब जो दूसरा हाईएस्ट सीट टेकिंग पार्टी है वो है 29 सीटों का बीजेपी। ठीक है, तो ये इंसान पीएम चुन के आए और आज ये इलेक्टेड सीएम चीफ मिनिस्टर चुन के आए। भारत के पीएम एक ही इंसान है जो है नरेंद्र मोदी, और ये सीएम चुन के आए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से है। ठीक है, तो टोटल ये है सीट का कॉन्फ़िगरेशन। 95 सीटों में से 5 सीट है जो गवर्नर चुन के बैठाएंगे। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नर है उनके हाथ पावर है, जो 5 सीट वो अपने नॉमिनेशन से चुन सकता है, मतलब कौन बैठेगा 5 सीटों में। ठीक है, उनके हाथ में है। बाकी सीटों में से 90 सीटों में से 42 सीट इनको मिला है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके पार्टी को। 29 सीट बीजेपी को मिला है, कांग्रेस को 6 सीट मिला है, और CPIM को 1 सीट मिला है। तो ऐसा करके यह हिसाब किताब कुछ है, जिसमें ये उमर अब्दुल्ला जी एज ए सीएम इलेक्ट हुआ है, और जम्मू कश्मीर के फिलहाल चीफ मिनिस्टर यही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम का जो मेन जो जड़ था वो था आर्टिकल 370, वो हट गया। वो आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है वो तेज़ी से शुरू हुआ, और उसके साथ इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहले जो होना चाहिए वो है हर एक जगह के, हर एक स्टेट का, हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर एक विधानसभा का जो चुनाव है वो डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए। तो वही चीज़ 2024 में जम्मू कश्मीर में किया गया, और पब्लिक जब अपने मर्जी से वोट देके अपना सरकार को लेके आती है तो पब्लिक ऐसे ही सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, और उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर बने, और सीट का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे बना। जब एनडीए के पास 29 सीट है, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 सीटें है, और ये उमर अब्दुल्ला जी एज ए चीफ मिनिस्टर अभी जम्मू कश्मीर को सर्व कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अब हम जम्मू कश्मीर का जो जियोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे, और कैसे ये जो जियोग्राफी है, जम्मू कश्मीर का जो लैंडस्केप है, ये कैसे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के पीछे एक चैलेंज है, क्योंकि इस जियोग्राफी को ओवरकम करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना पड़ता है। तो इस जियोग्राफी को ओवरकम करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो उसी पहाड़ी रास्ते पे पहाड़ के बीच में कोई ब्रिज बनाना, पहाड़ के बीच में से टनल खोद के निकालना, पहाड़ के बीच में से रेल को चलाना, पहाड़ के ऊपर में ब्रिज बना के रेलवे ब्रिज बना के रेल को भेजना, तो ये एक अपने आप ही एक चैलेंजिंग बात है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी प्लेन एरिया में, जो गंगेटिक प्लेन है इंडिया के अंदर, मतलब मान लीजिए कोई भी प्लेन एरिया, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, ये सारे जगह पे अगर आपको रोड बनानी है या तो ब्रिज बनानी है, ये काम बहुत ही आसान है, क्योंकि ये फ्लैट प्लेन एरिया है। लेकिन वही काम जब आप पहाड़ में जाके करोगे तो वही छोटा सा काम बहुत बड़ा हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और इंजीनियरिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा और ट्रिमेंडस हार्ड हो जाता है। और ऊपर से कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ और भी एडवांस लेवल पे हो जाना, उस जगह पे एडवांस लेवल में चाहिए होता है। तो इसीलिए, और ऊपर से खर्चा, जब हम एक प्लेन एरिया में कोई भी ब्रिज, रोड, या तो रेल टनल, या तो मेट्रो की लाइन, या कोई भी काम करते हैं, उसमें जितना खर्चा आता है, अगर वही काम अगर हम पहाड़ में डिफ़िकल्ट टेरेन में करें तो वही काम 2-3 गुना ज़्यादा आ जाता है उसका खर्चा। तो यही सारे मेन दिक्कत था। तो अब हम देखेंगे जियोग्राफी क्या है जम्मू कश्मीर का। एक तो जम्मू कश्मीर इंडिया के एकदम नॉर्दर्न पार्ट में है, एकदम किनके बीच में है? काराकोरम वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज, ये 2 माउंटेन के बीच में हमारे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो मेनली जम्मू कश्मीर जो लैंड है, इस लैंडस्केप में हमें क्या क्या मिलता है? एक पहले जो मिलता है वो है माउंटेन। ठीक है, उसके बाद वैली मतलब 2 माउंटेन के बीच में जो लोअर एरिया होता है उसको हम वैली बोलते हैं। तो माउंटेन मिलता है, वैली मिलता है, और वैली के अंदर से रिवर्स, लेक्स, और वहाँ का अच्छा, जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट भी एक चैलेंज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो ज़्यादातर एरिया है वो सालों में से ज़्यादातर टाइम बर्फ़
के नीचे रहता है। ऊपर से बहुत ठंड, विंटर में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है जो, और गर्मी में भी वेदर ठीक ठाक रहता है। तो क्लाइमेट भी एक चैलेंज है। ऊपर से रेनफॉल, कभी कभार इतना रेनफॉल हो जाता है कि बाढ़ आ जाता है। तो ये सारे क्लाइमेटिक दिक्कतें तो है ही जम्मू कश्मीर के अंदर। और ऊपर से इनका माउंटेन वाला टेरेन, जहाँ पे पीर पंजल रेंज, कराकोरम रेंज, इनर हिमालयन रेंज, ये सारे रेंज, हम हिमालय का ये सारे पार्ट, ये सारे रेंज हमें उधर देखने को मिलता है। ऊपर से वैलीज, कश्मीर वैली, तवाई वैली, चेनाब वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली, लीडर वैली, ये सारे सब वैली। ऊपर से बहुत सारे बड़े बड़े रिवर जैसे कि चेनाब, तवाई, झीलम, इंदस, सतलुज, ये सारे रिवर जम्मू कश्मीर के बीच में से फ्लो करता है और पहाड़ के बीच में से फ्लो करता है। पहाड़ के बीच में से वैली भी निकलता है। ये सारे चीज़ वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लैंडस्केप में मिलता है। माउंटेन, वैली, रिवर, लेक्स। और जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट के अंदर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है कभी कभार, और क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ही। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर का जो ज्योग्राफी है उसका फिजिकल फीचर, मतलब फीचर क्या क्या देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब हम देखेंगे, हम यहाँ पे दो चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, ये वैली, माउंटेन और पासेस, ये तीन जो वर्ड है। पहले माउंटेन के बीच में से वैली निकलता है, और उसी वैली के रास्ते से रिवर निकलता है, और उसकी बाजू से पास निकलता है। तो ये वैली, माउंटेन और पासेस, ये तीनों जो वर्ड है, इसको हम, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, द मेन डिफरेंस बिटवीन ए माउंटेन एंड ए वैली इज दैट माउंटेन इज द हाईएस्ट लैंडफॉर्म व्हाइल ए वैली इज द लो एरिया बिटवीन माउंटेन और हिल्स, ठीक है। तो अगर इस फोटो में हम देखें, ये एक माउंटेन है, ठीक है, और ये एक माउंटेन है। माउंटेन के बीच में से ये जो जगह निकलता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वैली। तो वैली यहाँ पे क्या है, ये है वैली, ये है माउंटेन, ये है माउंटेन, ठीक है, ये है वैली। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड और है, एक माउंटेन और उसके साथ एक वर्ड है हिल्स, ठीक है। तो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में हमें जो जो दिखाई देता है वो एक्चुअली माउंटेन्स है। माउंटेन्स और हिल में डिफरेंस क्या है, माउंटेन का जो स्लोप होता है वो बहुत स्टीप होता है, मतलब सीधा उठता है सीधा निकलता है, मतलब ये जो स्लोप है बहुत स्टीप है, ठीक है। लेकिन हिल का क्या होता है, ये मान लीजिए ये है माउंटेन, लेकिन हिल थोड़ा सा स्लोप, थोड़ा सा उतना स्टीप नहीं होता है। ढलान जो है हिल का, वो ढलान उतना स्टीप, ऐसे खड़ा, इतना ज़्यादा वर्टिकल नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है ज़्यादा, ठीक है। तो हिल में चढ़ना आसान है, माउंटेन में बहुत कठिन है। ये है माउंटेन और हिल का कॉन्सेप्ट। तो जम्मू कश्मीर में जो भी है उसको हम माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि उसका जो ढलान है बहुत ही स्टीप है। तो ये माउंटेन और हिल का जो कॉन्सेप्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें समझ में आ गया। और माउंटेन किसको बोलते हैं ये पहले देख लिए, फिर माउंटेन से बीच में से जो जो लैंड प्लेन वाला एरिया होता है वो, उसको वैली बोलते हैं। और वही वैली का, और वैली बनता कैसे है, वैली एक्चुअली इस वैली के एरिया से रिवर फ्लो करता है, इस रिवर ने माउंटेन को काट के फिर वैली बनाता है। वो जियोग्राफी का चैप्टर है, वो जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तब वैली कैसे बनता है वो भी समझ लेंगे। तो ये हो गया वैली के बीच में से रिवर निकला, और इसी वैली के रास्ते से, मतलब मान लीजिए आप माउंटेन के इस पार है, हम इस तरफ है, हमें जाना है उस तरफ। तो हम जब इधर से उधर जाने का जो रास्ता होता है ना, ये मान लीजिए ये दो माउंटेन है, और माउंटेन के बीच से ये रास्ता बन के तैयार हो, रास्ता से गाड़ियाँ जा रहा है। तो ये रास्ता इसी वैली एरिया में बनाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऊंचा इधर से रास्ता बनाएंगे तो एक तो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें ज़्यादा किलोमीटर खर्चा होगा, मतलब ज़्यादा किलोमीटर जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए ज़्यादा हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जब वैली के थ्रू ही, मतलब वैली का जो रास्ता है उसी के थ्रू हम मोटरेबल रोड या तो चलने का रोड बनाते हैं, उसी को हम पासेस बोलते हैं। हमेशा पास क्या होता है, पास मतलब दो low lying area between two mountains can contain stream of rivers can be used as pathway or road to cross mountain range। वही जो मैंने बोला। तो अगर मान लीजिए ये माउंटेन के इस तरफ हम है, जाना है उस तरफ, तो हम ये वैली का रास्ता जो जहाँ से रिवर गुजर रहा है उसको पकड़ के हम एक जाने के लिए रास्ता बनाएंगे, और उसी को हम पास बोलेंगे, ठीक है। ये होता है माउंटेन पास। तो वैली का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, माउंटेन पास का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। माउंटेन किसको बोलते हैं वो भी देख लिए, हाईएस्ट लैंडफॉर्म व्हाइल वैली इज लो एरिया बिटवीन। और उसके बाद
हिल किसको बोलते हैं उसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा हिमालयन रेंज है। हमारे जो जम्मू कश्मीर जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं आज, मतलब जो मैप में दिखा है, ऐसा तो जम्मू कश्मीर पहले बहुत बड़ा था, अब जो हिस्सा है उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जब जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग जो देखते हैं मेनली जस्कर रेंज देखते हैं, काराकोरम रेंज थोड़ा बहुत देखते हैं, पीर पंजल, लद्दाख, धौलाधार, ये सारे रेंज जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। तो जास्कर रेंज क्या है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है 6000 मीटर। ठीक है, और ये जास्कर रेंज जास्कर को लद्दाख से सेपरेट करता है। ठीक है, और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जास्कर रेंज इज नोन एज रुपशू करके इसका जो ईस्टर्न रेंज है वो रुपशू नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज इज सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। ठीक है, धरती के अंदर सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है आज के दिन में ये कहाँ पे है, POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इसी के अंडर आता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, एंड द बियाफो ग्लेशियर। काराकोरम रेंज इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, फिर हम देखते हैं पीर पंजाल रेंज, जो कि एक जो लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज इन कश्मीर, और ये साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ हिमालय के जो साउथ डायरेक्शन है उसमें लोकेटेड हो। हम मैप में सारे कुछ देखेंगे अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में। और उसके बाद देखते हैं हम लद्दाख रेंज, द मेन रेंज ऑफ कश्मीर हिमालयंस। कश्मीर के अंदर जो हिमालय है, उसका जो मेन रेंज कश्मीर के अंदर है वो है लद्दाख रेंज। ठीक है, फिर आता है धौलाधार रेंज, फिर अमरनाथ माउंटेन। अमरनाथ कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ कश्मीर नियर पहलगाम। ठीक है, इट इज़ अ फेमस फॉर ए होली केव विच मेनी हिंदू पिलग्रिमेज विजिट ईच ईयर। वो तो कश्मीर के अंदर बहुत सारे हिंदू पिलग्रिमेज का भी बहुत सारे तीर्थ स्थान है। तो अब हम मैप के अंदर जो भी माउंटेन रेंज के बारे में हम लोग बात किए थोड़ी देर पहले दो स्लाइड में, ये जास्कर, काराकोरम, हाँ, पीर पंजाल, लद्दाख, धौलाधार, अमरनाथ, ये सारे माउंटेन को हम मैप में एक बार देख लेंगे। तो ये है हमारे जम्मू कश्मीर का, फिलहाल जम्मू कश्मीर का रीजन। ठीक है, और ये हो गया लद्दाख का। तो इसमें से अगर यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे है काराकोरम रेंज। ठीक है, ये हो गया काराकोरम रेंज। फिर ये लद्दाख रेंज, ये जस्कर रेंज जो कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। फिर यहाँ से आता है पीर पंजाल, जो कि हम लोग बोल रहे थे कि पीर पंजाल जो है और लद्दाख जो है ये कश्मीर का मेन है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा लद्दाख का कश्मीर के अंदर से जाता है, जस्कर, और ये पीर पंजाल पूरा का पूरा कश्मीर के अंदर। फिर धौलाधार और ग्रेटर हिमालय का कुछ हिस्सा, और ये शिवालिक रेंज। ठीक है, तो मैप में हमने देख लिया। बस ये मैप में काराकोरम जो रेंज है इसका मार्किंग नहीं है, ये है काराकोरम यहाँ पे। तो ये बाकी कश्मीर के जो भी हिमालयन रेंज जा रहा है यहाँ से, ये है उनका लोकेशन। ठीक है, ये हो गया जम्मू कश्मीर का रीजन, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड, ये वाला हिस्सा लद्दाख। तो ये हम लोग समझ लिए माउंटेन्स, जो कि ये जो माउंटेन्स है ये मेन दिक्कतें हैं, क्योंकि माउंटेन जब होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्लान करनी पड़ेगी। कोई भी ब्रिज बना लीजिए, घर बनाने के लिए अगर कोई मतलब बहुत ही ऊंचा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनानी है तो भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए। फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब लाने के लिए अच्छे खासे प्लानिंग और हेवी इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम देखेंगे ये जो इम्पोर्टेंट वैलीज़ क्या क्या है कश्मीर के अंदर, जो वैलीज़ है। पहले तो हम ये जो मैप हम देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ये है वो डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम वैली को देखेंगे कि करके क्या क्या वैली है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सारे वैली को हम देख लेंगे। पहला जो वैली है वो है बंगास वैली। ये बंगास वैली कहाँ पे है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अगर हम मैप में देखें तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे है वैली, कौन सा वैली, बंगास वैली। ठीक है, ये सारे टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ पे, ऐसा तो पूरा कश्मीरी टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू कश्मीरी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, भारत का ताज है, सर का ताज है जिसको बोलते हैं। तो ये बंगास वैली कहाँ पे है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है।
फिर लोलाब वैली, ये कहाँ पे, ये भी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 वैलीज है, बंगास वैली, लोलाब वैली। मैप के अनुसार ये है मैप। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से मान लीजिए आप आज़ाद कश्मीर को दे दीजिए, वो ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। बाकी मैप ये है जम्मू कश्मीर का मैप, ठीक है, ये है हमारे कश्मीर। बाकी ये वाला हिस्सा है लद्दाख, ठीक है। तो ये हो गया कुपवाड़ा। लोलाब वैली भी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आता है चेनाब वैली। ये जो चेनाब वैली है, ये चेनाब नदी के पास ही है चेनाब वैली। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट लेके बना हुआ है, मतलब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ से डोडा डिस्ट्रिक्ट और रामबान डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए ऐसा कुछ है। ये है, ये जो वैली का हिस्सा है ये है चेनाब वैली। चेनाब वैली 3 डिस्ट्रिक्ट में ऊपर फैला हुआ है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट और रामबान डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम मैप में देखें, ये है किश्तवाड़, डोडा, रामबान, ये तीनों मिला के थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला के ये चेनाब वैली बनता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब 4 नंबर जो भी वैली है वो उनका नाम है सिंध वैली। ये है गंडेरवाल। गंडेरवाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अगर हम मैप में देखें, ये है गंडेरवाल, ठीक है। यहाँ पे है सिंध वैली। फिर क्या, लीडर वैली, ब्रिंच वैली और बेताब वैली, ये तीनों वैली कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अगर हम मैप में देखें, ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये तीनों वैली है, लीडर, ब्रिंच, बेताब वैली, ठीक है। वैली मतलब कौन सा एरिया है, 2 माउंटेन के बीच में जो लगभग प्लेन एरिया होता है, जहाँ से रोड वगैरह निकलता है, जहाँ से रिवर निकलता है, जहाँ पे लोग बसता है अपना घर बना के, तो वही एरिया को वैली बोलते हैं, ठीक है। तो ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर सुरनकोटा वैली। सुरनकोटा वैली पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। पुंछ कहाँ पे है, ये है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे है सुरनकोटा वैली। फिर गुलमार्ग वैली, खिलंग वैली, खिलनमार्ग वैली, ठीक है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अगर हम मैप में देखें, बारामूला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, ये है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यूशमार्ग वैली बदगाम डिस्ट्रिक्ट। बदगाम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अगर हम मैप में देखें, ये है बदगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सारे वैली कहाँ पे है हम लोगों को समझ में आ गया। और उसके पहले हम कौन सा माउंटेन को याद रखना है, माउंटेन के मैप में, जम्मू कश्मीर के मैप में माउंटेन कहाँ कहाँ पे है, ये सारे चीज़ हमने देख लिए, ठीक है। तो यही माउंटेन में वैली जो एरिया है, माउंटेन, दोनों माउंटेन के बीच, इसी वैली एरिया से हम लोग पास बनाते थे पहले। इसलिए पास बनाते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। तो पास, जब हम पास बनाए तो पास का एक दिक्कत होता था, मतलब पास मतलब रोड। यहाँ पे जब आप पहाड़ के बाजू से आपको पास मतलब रोड निकाल रहे हो, तब कुछ दिक्कत, एक तो कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो अगर लैंडस्लाइड हो गया तो आपका पास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, रास्ते के ऊपर ये लैंडस्लाइड होके रास्ता बंद पड़ जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तब भी बंद पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चला तब भी बंद पड़ जाएगा। तो पास का ये सारी दिक्कत है। अगर इसी पास की जो दिक्कतें हैं, पास मतलब रोड, मतलब एक पहाड़ के एक साइड से उस दूसरे साइड जाने का जो रोड होता है उसको पास बोलते हैं, जहाँ से हम इंसान जा सकता है। तो इसी पास का जो दिक्कतें होता था, जो ऑल वेदर हर साल के हर 12 महीने ये ऑपरेबल नहीं रहता था। तो इसी के चलते हुए इस पास के जो डिफिशिएंसी है, इसको ओवरकम करने के लिए हमने टनल्स बनाने लगे। तो ये सब टनल्स बनाने लगे। टनल्स के अंदर से हम रेल को पास करवाने लगे। फिर ऊपर से पहाड़ के बीच में से ब्रिज बना के रेल को लेके आए और भी अंदर। ये सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे। ये इसीलिए पास का जो भी कमज़ोरी था, इसको ओवरकम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब जो अब हो रहा है। तो अब हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पासेस मतलब रोड, जहाँ पे एक पहाड़ के एक तरफ से दूसरे तरफ माउंटेन के हम जा सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पासेस है कश्मीर के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा अब हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो पास होता है बनिहाल पास। ये बनिहाल पास कहाँ पे है, पीर पंजल रेंज पे लोकेटेड है। पीर पंजल रेंज मतलब हम लोग थोड़ी देर पहले हमने मैप में देखे थे, ये है पीर पंजल रेंज। तो इस पीर पंजल रेंज को क्रॉस करने के लिए ये पास है यहाँ पे, ठीक है। हम मैप में देखेंगे हर एक पास को। तो ये पीर पंजल रेंज पे लोकेटेड है और दिस पास कनेक्टेड द जम्मू एंड कश्मीर वैली। जम्मू वैली और कश्मीर वैली को ये पास कनेक्ट करता है।
द जौहर टनल एंड नेशनल हाईवे 44 पासेस थ्रू दिस पास। ठीक है, तो जौहर टनल जो पहले से, ये जौहर टनल थोड़े दिन पहले से बना हुआ था, तो जौहर टनल और नेशनल हाईवे 44 यहाँ से जाता है। फिर हम देखेंगे जोजिला पास, ये कहाँ पे है, जस्कर रेंज के ऊपर है। द पास कनेक्ट श्रीनगर एंड ले। ठीक है, नेशनल हाईवे 1 पासेस थ्रू दिस पास। फिर बुर्जिल पास, बुर्जिल पास कहाँ पे है, ये है ग्रेट हिमालयन रेंज पे। दिस पास कनेक्ट श्रीनगर टू गिलगिट एंड कनेक्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो ये पास फिलहाल बंद है क्योंकि ये पास अभी पीओके के अंदर आता है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है, इसलिए ये पास फिलहाल बंद है। फिर आता है खरदुंगला पास, जो कि है लोकेटेड ऑन लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के ऊपर लोकेटेड है खरदुंगला पास। और दिस पास कनेक्ट शेयोक रिवर, श्योक एंड नुब्रा वैली। ठीक है, समझ में आ गया। फिर पीर पंजल, ये जो नुब्रा वैली है बहुत ही फेमस जगह है लद्दाख के अंदर, बहुत टूरिस्ट जाता है इधर। फिर आता है पीर पंजल पास, ये कहाँ पे है, कनेक्ट द कश्मीर वैली एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट। कश्मीर वैली और राजौरी डिस्ट्रिक्ट को कौन कनेक्ट करता है, पीर पंजल पास। ठीक है, फिर पेंसिला पास, जो कि जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है। और तंगलंग ला पास, ये हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन रूट है लद्दाख। फिर काराकोरम पास, जो कि इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। ये सारे पासेस है। तो अब हम थोड़ा सा मैप में देख लेंगे। ठीक है, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे पीर पंजल पास, जो कि पीर पंजल रेंज के ऊपर है ये। फिर बुर्जिल पास, ये जोजिला पास, ये है पेंसिला पास। मतलब यहाँ पे पेंसिला जब हम बोल देंगे तब पास बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ला का वर्ड है ना, ला, पेंसिला, ला मतलब पास, पेंसिला मतलब पेंसी ना, पास का नाम है, और ला मतलब पास, पेंसिला मतलब पेंसी पास। ठीक है, ला का मतलब ही है पास। ये सारे मैप के ऊपर सारे जो पासेस है वो मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, माउंटेन पासेस, पीर पंजल रेंज पे और भी पास जो हुई, बनिहाल पास, पीर की गली, रोहतंग पास, सच पास, कुक्ती पास, ये सारे पासेस सब पीर पंजल रेंज के ऊपर है। सारे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, कुछ हिमाचल में है, कुछ उत्तराखंड में है, ये सारे हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट जो कश्मीर के जो पासेस है और उनके कौन सी माउंटेन रेंज के बीच में है और कौन सी जगह को कनेक्ट करता है, ये थोड़ा सा हम इस मैप में देख लेंगे। तो हम पहले क्या देख रहे हैं, जम्मू है, जम्मू के ऊपर है कौन, श्रीनगर। अगर जम्मू से श्रीनगर हमें जाना है, तो अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बीच में कौन सा पहाड़ आता है, कौन सा रेंज आता है, पीर पंजल रेंज। ठीक है, तो इसी पीर पंजल रेंज को भेदते हुए कौन सा पास जाता है, बनिहाल पास। ठीक है, तो हमें क्या याद रखनी है, जम्मू से अगर श्रीनगर जानी है तो हमें क्रॉस करना होगा पीर पंजल रेंज, और पीर पंजल रेंज के बीच में से कौन सा पास निकलता है, बनिहाल पास। तो हम जम्मू से श्रीनगर कौन सी पास के थ्रू जाएंगे, बनिहाल पास के थ्रू। ठीक है, फिर बनिहाल पास के थ्रू हम श्रीनगर पहुंच गए। अब अगर श्रीनगर से हमें कारगिल जानी है तो बीच में कौन सा रेंज आता है, जस्कर रेंज, जो हिमालय का जो जस्कर रेंज है वो बीच में आ जाता है। तो इसी जस्कर रेंज को भेदते हुए कौन सा पास जाता है, जोजिला। ठीक है, तो अगर हमें श्रीनगर से कारगिल जानी है तो हम कौन सा पास लेंगे, जोजिला लेंगे। जोजिला पास से हम लोग श्रीनगर से कारगिल जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लें हम लोग कारगिल पहुंच गया, यहाँ से रास्ता डिवाइड होता है। अगर कारगिल से हमें कश्मीर वैली में आना है तो बीच में पेंसिला पास होता है, तो हम पेंसिला पास को क्रॉस करके हम कश्मीर वैली आएंगे। और अगर कश्मीर से हमें ले जाना है, बीच में फिर से जस्कर रेंज आ जाता है, तो उस जस्कर रेंज के थ्रू कौन सा पास है, फोर्टूला। तो हमें कारगिल से अगर ले जाना है तो हमें फोर्टूला से जाना है। फिर हम ले से नुब्रा वैली जाना है, तो ले से नुब्रा वैली के बीच में कौन सा रेंज आता है, लद्दाख रेंज। और इसके थ्रू इससे बीच में से कट करके खरदुंग पास जाता है। ठीक है, खरदुंगला। तो ले से अगर हमें नुब्रा वैली जाना है तो कहाँ से जाना है, खरदुंगला से। ठीक है, अब ये कारगिल से, ये गिलगिट वाला रास्ता तो अभी बंद है। अगर कारगिल से हमें गिलगिट जाना है, जिसके बीच में ग्रेटर हिमालयन रेंज आता है, उसके बीच में से कौन सा पास जाता है, बुर्जी। मतलब हमें कारगिल से गिलगिट जाना है तो बुर्जिला से जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें हमेशा आंखों के सामने दिमाग में रखनी है।
जम्मू और श्रीनगर के बीच में कौन सा रेंज है, हर एक शहर के बीच में मतलब हर एक जो वैली एरिया है जो जहाँ पे लोग बसते हैं शहर के बीच में, जम्मू श्रीनगर करगिल जो इम्पोर्टेंट शहर है जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर, तो इन सारे शहर के बीच में कौन सा इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है और इस माउंटेन को क्रॉस करते हुए कौन सा पास जाता है, इसको हमें इस मैप के थ्रू याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया सारे जम्मू कश्मीर के अंदर माउंटेन, हिल्स, वैली, हाँ, उनका क्लाइमेट, रिवर्स और पासेस, इसके बारे में हम डिटेल में देख लिए। तो अब हम इसी जो जियोग्राफी को समझने के बाद जियोग्राफी का जो दिक्कतें हैं, जियोग्राफी का जो प्रॉब्लम्स है, जो कि पास का जो प्रॉब्लम है वो ऑल वेदर हमेशा काम नहीं करता है, लैंडस्लाइड हुआ, बर्फबारी हुआ, फ्लड आया, या तो रोड टूट गया तो रिपेयरमेंट का रोड कंस्ट्रक्शन का काम चला, तो हर चीज़ में पास बंद पड़ जाता है। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर करनी है, टनल बनानी है। टनल मतलब हम यहाँ पे टनल मतलब ये ऊपर से रास्ता बना के नहीं जाएंगे, हम पहाड़ के बीच में से पहाड़ को भेद करके सुरंग बना के पहाड़ के इस पर उस पर कर लेंगे, उसी को टनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बनाना पड़ा। फिर कैसे हम माउंटेन के ऊपर ब्रिज बना के फिर रेलवे के लेके आए, ये सारी चीज़ हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम अब ये समझ लिए कि इनका जो लैंडस्केप है यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जम्मू कश्मीर का। उस लैंडस्केप के वजह से थोड़ा सा काम भी और मेहनत वाला हो गया इंजीनियरिंग का काम, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ और आज धीरे धीरे करके फिर से बहुत सारे काम हो रहा है। तो क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो हम अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। तो अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर। फिलहाल जो डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितना प्रोजेक्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जब से ये जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम बना है उसके बाद से टोटल 51 मेगा प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर होने के लिए सेंक्शन हुआ है। ठीक है, लगभग 51 मेगा प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर बनेगा। इनिशियली गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने टोटल 76,000 करोड़ रुपया इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया था, लेकिन बाद में वही जितना कॉस्ट आना था उससे ज़्यादा कॉस्ट, थोड़ा सा कॉस्ट का रेज हुआ। कितना हुआ, 56% कॉस्ट का रेज हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन है, काम थोड़ा सा डिले हो गया। फिर जो मटेरियल का प्राइस पहले 100 रुपया था वो बाद में 200 रुपया हो गया, ऐसे चलते हुए कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बाद में कितना हुआ, वो 76,000 करोड़ रुपया से वो हो गया 1.16 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, जो कॉस्ट रेज होने का जो नंबर है, ये नंबर कहाँ से मिला हम लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को जानकारी मिली कि जो कॉस्ट एलोकेट किया गया था, जो 76,000 करोड़ रुपया, वो बाद में रेज होके 1.16 ट्रिलियन रुपया बन गया वो। तो अब हम देखेंगे जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर। और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है रेल लिंक, रेल लाइन। रेल अगर जहाँ पे इंडिया के अंदर जहाँ पे रेल पहुँच गया, रेल लाइन पहुँच गया, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत जल्दी से होता है। तो इसीलिए पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ऊपर से नीचे तक रेल कनेक्शन बहुत ज़रूरी था। इसके लिए जो प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ उसका नाम हुआ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है USBRL। ये USBRL जो है ये एक्चुअली बहुत पहले से एलोकेट होकर बैठा हुआ था, मतलब 1995 से पहले ये जो प्लान था उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक बनाने का, ये प्लान तब से चालू है। लेकिन 1995 से और उसके पहले और उसके बाद से, जब से प्लान हुआ उसके बाद से इसका काम उतना आगे बढ़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न हम पहले डिस्कस कर लिए, 370 था, टेररिज्म था, मिलिटेंसी था, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन था, ये सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करके इस सारे ड्रॉबैक के ऊपर, ये सारे ड्रॉबैक के लिए ये जो रेल लिंक का जो प्रोजेक्ट था ये आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जब से 2019 के बाद से ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत जल्दी से काम चल रहा है। और इसका जो फीचर है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें दुनिया का वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज मिलेगा, जो कि चिनाब नदी के ऊपर रेसाई डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के चलते हुए पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का बहुत मान लीजिए
50% से ज़्यादा एरिया एक ही रेल लाइन से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, उसके चलते क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको सामान इधर से उधर लेके जाना है, आप रेल में डाल दोगे, वो आसानी से कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। तो इसलिए माल को लाना जाना ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ऊपर से डिफेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपको आर्मी का जो सामान होता है, ये सारे चीज़ रेशन जो भी है, इसको एक जगह से दूसरी जगह के लेने आप रोड से लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप रेल ब्रिज से लेके जाओगे रेल से, तो आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से रास्ता भी सही रहेगा और जल्दी से सेफ भी रहेगा और जल्दी से पहुँच भी जाओगे। इसीलिए ये प्रोजेक्ट इंडिया के और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 338 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होता है? ये उधमपुर से शुरू होता है। ये रेल लाइन उधमपुर से कटरा, वहाँ से बनिहाल, वहाँ से क्वाजीगुंड, फिर अनंतनाग होके श्रीनगर होके ये बारामूला पहुँचता है। मतलब मान लीजिए आप अगर हम मैप में देखें तो ये उधमपुर से शुरू होके रेसाई होके कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, श्रीनगर होके फिर बारामूला पहुँचता है। ठीक है, ऐसा। तो ये जो रेल लाइन है ये टोटल 338 किलोमीटर्स लंबी है, जिसमें टोटल 38 टनल आता है। ठीक है, टनल मतलब पहाड़ खोद के जो टनल निकलता है, पहाड़ खोद के सुरंग जो निकलता है, उसके अंदर से रेल लाइन गया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए इस टोटल 338 जो रास्ता है, 338 किलोमीटर के रास्ते के अंदर टोटल 38 टनल है और 927 छोटा बड़ा मिला के 927 ब्रिज है। ब्रिज मतलब दोनों पहाड़ के बीच में जो ऐसे ब्रिज बनता है उसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो उनमें से जो ब्रिज सबसे फेमस है, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है आज के दिन में, वो है चेनाब नदी के ऊपर। हमारे ये रेसाई जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से चेनाब नदी जा रहा है। तो चेनाब नदी के ऊपर जो ये ब्रिज बना हुआ है, इसका नाम है चेनाब रिवर ब्रिज। ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज है इसको चेनाब ब्रिज बोलते हैं। तो इस ब्रिज का अगर हम हाइट देखें, ये जो हमारे पेरिस में जो आईफेल टावर है उसका हाइट है 324 मीटर। तो इस ब्रिज का नीचे से मतलब नदी के चेनाब नदी से इसका हाइट है 359 मीटर। ठीक है, ये आईफेल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, और कितना ऊंचा है आईफेल टावर से? 35 मीटर। मतलब आईफेल टावर है 324 मीटर का, ये है 359 मीटर का। ये हो गया चेनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो उसका हाइट। फिर क्या है ये? तो ये है चेनाब नदी के ऊपर जो फेमस वाला ब्रिज। ऐसे ये नहीं है कि टोटल ये एक ही ब्रिज बना हुआ है, टोटल 927 ब्रिजेस है यहाँ से उधमपुर से बारामूला तक। तो उसमें से ये वाला जो ब्रिज है ये बहुत फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बनाने के लिए जो कॉस्टिंग आया और ये जब बन के तैयार हो गया तो ये एक अलग ही इंजीनियरिंग मार्वल था। तो इसी की वजह से इस ब्रिज के बारे में हर कोई जानता है और इसके बारे में ज़्यादा बात होता है। तो इसे छोड़ के भी टोटल 927 ब्रिजेस है, जो कि जिसका लेंथ अगर हम काउंट करें तो टोटल 13 किलोमीटर का होगा। मतलब 13 किलोमीटर ब्रिज ही है। टोटल 338 किलोमीटर के अंदर 13 किलोमीटर का ऐसे ब्रिज मिलेगा आपको। और जो टनल का जो रास्ता है उसको अगर काउंट करें तो 119 किलोमीटर टनल के अंदर है। बाकी जो ओपन एरिया है, ओपन जगह से गया हुआ है। और यहाँ का इस रास्ते का मतलब ये जो ट्रेन लाइन है, एक तो ये इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए, मिलिट्री का जो सामान होता है उसको इधर उधर लेके जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा, इसका जो सीनिक ब्यूटी है, इस रेल लाइन के दोनों तरफ जो ब्यूटी है वहाँ का जम्मू कश्मीर का, इसके वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अब आ रहा है कि इसी रेल ट्रैक को पकड़ के जाना और दोनों साइड का जो व्यू है उसको एंजॉय करना। तो टूरिस्ट के हिसाब से भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। और जब आपके पास टूरिस्ट आएंगे जितना स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका इकोनॉमी और बूम करेगा। तो एक तरीके से ये जो ब्रिज था ये एक गेम चेंजर है जम्मू कश्मीर के लिए। फिर हम देखिए, ये जो है सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन लोकेटेड बिटवीन बक्खल कुराई इन द रेसाई डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, जो कि इसका एड्रेस मान लीजिए, इस ब्रिज का एड्रेस है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे वो है जम्मू कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट धर्म। मतलब ये जो जम्मू कश्मीर में ये जो रेल लिंक बना हुआ है, ये जो रेल है, इस रेल लाइन के अंदर जो भी जितना भी टनल है, उस टनल में से बहुत सारे टनल में क्या लगा हुआ है,
रेलटेल करके एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक कंपनी है, उसका काम ही है कि कम्युनिकेशन डिवाइस बनाना। मतलब अगर बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ट्रेन जब टनल के अंदर चला जाता है तो ट्रेन का जो सिग्नल है वो लॉस्ट हो जाता है। मतलब ट्रेन से तब कोई फ़ोन नहीं जा सकता किसी के पास, कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी बाहर नहीं आ सकता टनल से, तो ये दिक्कत होता था। तो इसी दिक्कत को अगर मान लीजिए टोटल 119 किलोमीटर आपके टनल के अंदर है, ठीक है, तो टोटल अगर 119 किलोमीटर के जर्नी में आपको 338 किलोमीटर की जर्नी में अगर 119 किलोमीटर आपके पास फ़ोन में टावर नहीं होगा, कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं आएगा बाहर टनल से, तो एक दिक्कत हो जाता है। क्योंकि ट्रेन के पायलट के साथ बाहर के किसी का कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी बाहर नहीं आएगा। तो ये सारे दिक्कत को ओवरकम करने के लिए रेलटेल करके एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जिसका काम ही है ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, मल्टीमीडिया में नेटवर्क, ये सारे चीज़ गवर्नमेंट के जितना भी प्रोजेक्ट है उसमें सप्लाई करना, कि उसको मुहैया कराना, ठीक है। तो रेलटेल ने क्या किया, ऐसे जो टनल है, इस टनल के अंदर ऐसे जितना भी टनल है, ज़्यादातर टनल के अंदर ऐसे रेलटेल का डिवाइस बिठा दिया। उसके वजह से क्या होता है, जो सिग्नलिंग प्रॉब्लम आ रहा था, जो मोबाइल टावर मान लीजिए, पायलट के साथ गार्ड का जो बातचीत मान लीजिए, पायलट के साथ जो बाहर के जो रेडियो ऑपरेटिंग स्टेशन होगा वहाँ से जो बातचीत के दिक्कत आ रहा था, ये सारे दिक्कत को सॉल्व कर दिया। क्योंकि सिस्टम ऐसे बना दिया गया कि अगर ट्रेन टनल के अंदर भी है तो भी उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी बाहर आएगा और बातचीत हो पाएगा, फ़ोन का भी टावर रहेगा और ब्रॉडबैंड भी, इंटरनेट भी लोग यूज़ कर पाएंगे, सारे चीज़ होगा। तो इसके पीछे कितना कॉस्ट आया, 210.77 करोड़ इतना कॉस्ट आया, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिस प्रोजेक्ट इज ए नेशनल इनिशिएटिव कनेक्ट कश्मीर वैली टू रेस्ट ऑफ द इंडिया बाई रेल। तो ये जो प्रोजेक्ट पहले, ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ऊपर से ये JNK रेल लिंक प्रोजेक्ट धर्म, ये सारे चीज़ मिला के हम गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट के बाकी जो इंडिया के जो बाकी स्टेट है उसके साथ रेल लिंक करके जम्मू कश्मीर को एक साथ कनेक्ट कर दिया। इससे चलता क्या हुआ, बहुत जम्मू कश्मीर के लोग तो अपने स्टेट के अंदर बहुत आसानी से इधर से उधर तो जा तो पाएंगे ही, और अगर जम्मू कश्मीर के बाहर जो भी स्टेट में जो भी लोग रहते हैं वो भी रेल को पकड़ के बहुत ही आसानी से जम्मू कश्मीर के बीच में और जम्मू कश्मीर तक बहुत ही आसानी से कम टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये सारे रेल का जो प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। कुछ जगह पे सारे लगभग 80 से 85% काम हो गया है, अभी कुछ जगह पे काम थोड़ा बाकी है, ये भी चल रहा है, बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है। आशा करता हूँ कि 1-2 साल में पूरा काम ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम धीरे धीरे करके ये रेल का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो तो हम समझ लिए, उधमपुर श्रीनगर रेल लिंक का प्रोजेक्ट समझ लिए, जो रेलटेल का जो कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है जो कि इंटरनेट सप्लाई कर रहा है टनल के अंदर, ये भी समझ लिए। फिर हम देखेंगे इसके बाद जो हाईवे के ऊपर काम चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हाईवे मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो रेल का तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ही, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जगह को इकोनॉमिकली अगर आप डेवलपमेंट करना चाहो तो उसके बाद रेल के बाद अगर किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास रास्ता जितना अच्छा होगा, लोग बाहर से उतना जल्दी उतना आसानी से आपके पास आ पाएंगे, उसी स्टेट के अंदर मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर आ पाएंगे। अगर लोग आसानी से आ पाएंगे तो भी उनके साथ उनका बिजनेस भी आसानी से जम्मू कश्मीर के अंदर आ पाएगा। अगर बिजनेस आ गया तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ज़्यादा होगा, उनकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। तो अब नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL ने क्या किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी स्टेटों से जोड़ने के लिए एक नेशनल हाईवे प्लान किया। नेशनल हाईवे का नाम क्या दिया, नेशनल हाईवे 44। तो प्लान क्या था, प्लान ये है, ये जो नेशनल हाईवे बनेगा ये जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से शुरू होकर सारे जो इम्पोर्टेंट शहर है उसको कनेक्ट करेगा। जम्मू, पठानकोट, जालंधर, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नागपुर, आदिलाबाद, हैदराबाद, कुरनूल, बेंगलोर, सालेम होके मदुरई होके सीधा जाके ये कन्याकुमारी पहुंचेगा। मतलब ये रास्ता श्रीनगर से शुरू होके टोटल 3745 किलोमीटर पार करके हर एक इम्पोर्टेंट स्टेट को जितना हो सके उतना स्टेट को पार करके ये पूरा का पूरा इंडिया का जो मेन लैंड है उसका जो साउथ पॉइंट है, एकदम साउदर्न पॉइंट जो है कन्याकुमारी, वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, जितना हो सके मेजर सिटी
यहाँ ये रोड मेजर सिटी को कवर करेगा। ठीक है, इनमें मेजर सिटी कौन कौन आ गया, एक तो जम्मू आ गया, पठानकोट, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नागपुर, हैदराबाद, फिर मदुरई, बेंगलुरु, सालेम, ये सारे आ गया इम्पोर्टेंट सिटी। तो ये इस प्लान में क्या प्लानिंग हुआ, इसमें प्लानिंग ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग सात हाईवे नेशनल हाईवे है, एग्जिस्टिंग 7 नेशनल हाईवे क्या है, ये जो 7 जो नेशनल हाईवे एग्जिस्टिंग क्या क्या है, नेशनल हाईवे 1A जो श्रीनगर नेशनल हाईवे है, फिर नेशनल हाईवे 1 जो कि पंजाब हरियाणा एंडिंग एट दिल्ली, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से आगरा, नेशनल हाईवे 3 जो आगरा से बॉम्बे, आगरा से ग्वालियर, फिर नेशनल हाईवे 75, नेशनल हाईवे 26, नेशनल हाईवे 7। ठीक है, ये सारे 7 जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को जोड़ देना। अगर इस सारे हाईवे के एक साथ हम जोड़ देंगे तो एक लंबा सा हाईवे बन के तैयार हो जाएगा, जो बनेगा नेशनल हाईवे 44। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने क्या डिसाइड किया कि एक ऐसा हाईवे, नेशनल हाईवे बनाया जाएगा जो जम्मू श्रीनगर से शुरू होकर फिर कन्याकुमारी तक ख़त्म होगा, जो 3745 किलोमीटर लंबा होगा। और ये एक हाईवे से पूरा देश के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में आने जाने का जो टाइम है वो भी सेव हो जाएगा। लोग आसानी से बाकी स्टेट से जम्मू कश्मीर जा भी पाएंगे और आ भी पाएंगे। अगर सामान का डिलीवरी हो, कुछ सामान लेके जाना हो, बिजनेस के काम हो, तो हर काम आसान हो जाएगा। रेल ट्रैक तो है ही पहले से, फिर ये इसके ऊपर ही काम चलता शुरू हो गया और अब चल रहा है, ये सारे हाईवे के ऊपर काम चल रहा है। ये है रोड डेवलपमेंट। ठीक है, इससे पहले हम रेल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट देख लिए थे, फिर ये हो गया रेल रोड जितना भी रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसका प्रोजेक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा हुआ, नेशनल हाईवे 44 बनाना। ठीक, तो नेशनल हाईवे 44 छोड़ के बाकी जो रोडों का कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद नेशनल हाईवे 44 के छोड़ के दरंग तोसा मैदान रोड जो कि कनेक्ट करता है सीतारहन को, फिर रिंग रोड बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। रिंग रोड मतलब शहर के बीच में जो मेन सिटी पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पे गोल गोल करके रिंग रोड बना है। ठीक है, फिर श्रीनगर बारामूला उड़ी हाईवे अपग्रेड, जो रास्ता पहले से था उसको अपग्रेड किया गया, उसको 4 लेन बनाया गया कि आसानी से लोग नॉर्थ कश्मीर जा पाए। फिर टनल कंस्ट्रक्शन, टनल बहुत सारे टनल ऐसे बनाया गया जिसके अंदर से गाड़ी रोड के थ्रू गाड़ी पास हो सके। टनल इसलिए क्योंकि अगर टनल एक तो जब हम पास को बाईपास करके टनल बनाते हैं तो टाइम बच जाता है, जो ऊपर से पहाड़ के बीच में से टनल खोद के हम निकलते हैं गाड़ी रास्ता, तो तब क्या होता है कि ये ऑल वेदर एक रास्ता बन जाता है। मतलब पास क्या होता है, जो पासेस होता है पहाड़ के बीच में से, वो कभी कभार लैंडस्लाइड हो जाए, फ्लड आ जाए, बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो जाए तो ये सब रास्ता बंद पड़ जाता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट जो भी लोकेशन होता है, अगर उस लोकेशन में अगर टनल बना दिया जाता है तो वो रास्ता साल में पूरा टाइम ऑपरेटेबल रहता है और पूरा का पूरा साल हम उस रास्ते को यूज़ करके सामान इधर उधर जा सकते हैं। इंसान टनल को क्रॉस करके जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे पहुँच सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो 2 इम्पोर्टेंट टनल जो है जोजिला और जेड मोड टनल, जो कुछ दिन पहले जेड मोड टनल इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, उसके पहले जोजिला टनल इनॉग्रेट हुआ था। तो ये सारे टनल्स क्या होता है, ये सारे टनल्स रोड का जो कनेक्टिविटी है उसको और भी एनहांस करता है। और ऑल वेदर मतलब ऑल वेदर जितना भी ख़राब हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, रोड कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहता है, इसीलिए हम टनल बनाते हैं। ये जेएमओ टनल तो कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, उससे पहले जोजिला टनल। ये जो जोजिला टनल है ये लगभग 14 किलोमीटर लंबाई है इसका। ये जो टनल है, इस टनल ने किसको पास किया, जोजिला पास को बाईपास किया। ठीक है, यहाँ से बाईपास हुआ जेएमओ टनल। और वो जो रिंग रोड हम बोल रहे थे, ये सब जम्मू और कश्मीर के अंदर बन गया है। अभी बात है हेल्थ केयर और एजुकेशन में। अगर किसी जगह की डेवलपमेंट, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी डेवलपमेंट कर लो आप, उसका हेल्थ केयर और एजुकेशन अगर डेवलप नहीं होता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस डेवलपमेंट के साथ जोड़ नहीं पाते खुद को। तो हेल्थ केयर में जो भी डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे 2 एम्स बना, नया एम्स, एक जम्मू में एक अवंतीपुर में। ये जम्मू वाला, ये अवंतीपुर वाला।
ठीक है, दो दो एम्स बना उधर। फिर हायर एजुकेशन के लिए IIM बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो जम्मू में बना। एक IIT बना, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी जम्मू में बना। तो जम्मू एक ऐसा शहर है दुनिया भारत के अंदर जिसके अंदर एम्स, IIT और IIM तीनों है। भारत के अंदर जितना भी स्टेट है, हर एक स्टेट के एक ही शहर के अंदर ये तीनों नहीं होता है। तो जम्मू एक ऐसा शहर है जिसके अंदर एम्स भी है, IIM भी है और IIT भी है, ठीक है। अब आते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम हिमायत करके एक प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहा है, जिस प्रोग्राम के थ्रू वहाँ के जो यंग लोग हैं उनको ट्रेन किया जाता है स्पेसिफिक टेक्निकल कामों के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे ITI होता है बहुत सारे स्टेट के अंदर, ऐसे हिमायत करके एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव स्कीम चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रहा है। उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड करके वही यंग जनरेशन को एक टेक्निकली साउंड पर्सन बनाना, ये सारे ट्रेनिंग वहाँ पे चल रहा है कि आसानी से सामने काम मिल जाए सबको। कोई भी बंदा कुछ सीख के अपने तरीके से अपना काम, अपना छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाए, यही सारे ट्रेनिंग यहाँ पे चल रहा है स्किल डेवलपमेंट के अंडर, हिमायत प्रोग्राम के अंदर। और ये है, और एक टूरिज्म का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी अपग्रेडेशन किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले से एक टूरिस्ट बहुत ही खूबसूरत, जिसे मतलब हेवन बोलते हैं दुनिया के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म पहले से ही बहुत अच्छा था और उसको और भी, लेकिन बीच में जो मिलिटेंसी, जो भी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये सारे जो चल रहा था, इसके चलते हुए जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म है थोड़ा सा गिर गया था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि इसको टूरिज़्म को और भी प्रमोट करे दुनिया के अंदर, भारत के अंदर और बाहर से, और भारत के अंदर से बहुत ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर घूमने आए और यहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो और भी फ्लरिश करे। तो इसके चलते हुए नया टूरिज़्म डेस्टिनेशन तैयार किया गया। ये कहाँ के अनंतनाग में एक हुआ, कोकेरनाग करके, डोडा में एक हुआ, भदरवाह करके, बारादाई रेसाई डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर बडगांव डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये सब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। फिर एक रोपवे प्रोजेक्ट बनाया गया कि रोपवे के थ्रू पूरा का पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट है उसको कवर करके जम्मू कश्मीर का एक बढ़िया सा व्यू टूरिस्ट के सामने प्रेजेंट करना। ये रोपवे का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर बॉर्डर टूरिज्म, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है, मतलब उसमें कुछ बॉर्डर पीसफुल भी है। तो उसी बॉर्डर पोजीशन में टूरिज्म करना, क्योंकि बहुत लोग चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे खड़ा होकर एक दूसरे साइड को देखे। तो ये एक बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अपग्रेडेशन होगा, जितना होटल, जितना अच्छा सड़क, जितना अच्छा पानी के सप्लाई, जितना अच्छा खाना पीना, ये सब जब डेवलप करेगा तो बाहर से लोग उतना आसानी से आएंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए टूरिस्ट लोग को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी डेवलप किया जा रहा है। फिर कल्चरल टूरिज़्म मतलब जो जम्मू कश्मीर के अंदर उनका जो नेटिव जो प्रोग्राम, जो भी उनका जो कल्चर था उसको प्रमोट करना। उन जम्मू कश्मीर का जो एकदम आदि निवासी है, उनका जो फेस्टिवल है, उनका जो हैंड एंड क्राफ्ट आर्टिस्टिक जो भी हैंड एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट है, फिर उनका जो हेरिटेज साइट है उनको प्रमोट करना और वहाँ पे टूरिस्ट को खींच के लेके आना। ये सारे कोशिशें चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर फ़िलहाल। फिर एडवेंचर टूरिज़्म मतलब जम्मू कश्मीर के पहाड़ तो है, पहाड़ को ट्रैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना। बहुत लोग चाहते हैं कि वो पहाड़ ट्रैक करना, फिर पैराग्लाइडिंग करना, कि ऐसे ग्लाइड करके हवा में तैरना। ये सारे चीज़ वहाँ पे चल रहा है, अभी कोशिश चल रहा है प्रमोट करके फिर जितना हो सके टूरिस्ट को खींचना। और पिलग्रिमेज टूरिज़्म मतलब तीर्थ यात्री। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे भगवान शिव जी का बहुत सारे मंदिर है, ये सारे चीज़ टूरिस्टों को खींचता है। इसीलिए जो भी तीर्थ यात्री है उनके लिए भी ये डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके कैलाश यात्रा जो रूट है वो जम्मू कश्मीर से पास होता है। ये सारे चीज़ करके जम्मू कश्मीर में और भी ज़्यादा टूरिस्ट आए, घूमने आए, इसका कोशिश चल रहा है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर क्या चल रहा है, एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बना दिया गया, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कारखाना बैठाया गया, दुकानें बैठाया गया, इकोनॉमिक जोन बनाया गया, नया इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया, जहाँ पे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी आए, उनका प्लांट बना, फिर पानी का प्लांट बना, बहुत सारे प्लांट बने।
तो जितना हो सके वहाँ पे बाहर से और इंडिया के अंदर में जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको जम्मू कश्मीर में खींच के लाना, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना या तो कोई और प्लांट लगाना, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जॉब क्रिएट करना। अगर एक जगह पे एक स्टेट के अंदर आप जॉब क्रिएट कर पाओ, उनका जो यंग जनरेशन है उसको जॉब मिल जाए, तो अपने आप स्टेट के अंदर जो भी गलत तरीके से काम हो रहा है, मतलब मिलिटेंसी बोलिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ बोल लीजिए, सारी चीज़ ख़त्म हो जाता है अपने आप, क्योंकि यंग जनरेशन के पास काम होना चाहिए। तो इसी के चक्कर में इसी सोच के साथ इंडस्ट्रियल जो जोन बनाया दिया गया, कोशिश चल रहा है कि और भी उसको एक्सपेंड किया जाए। फिर लोकल जो इंडस्ट्री है, मतलब ये जम्मू कश्मीर का जो हैंड एंड क्राफ्ट जो इंडस्ट्री है, उनका जो जो आर्टिस्ट लोगों ने जो शाल बनाता है, शाल मतलब ऐसे चादर, उसमें बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन होता है जो भी कश्मीर में शाल बनता है। फिर कश्मीर का जो कालीन, मतलब जो भी कारपेट होता है, वो भी बहुत डिज़ाइन वाला होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो ये सारे चीज़ के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है। फिर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे सेक्टर बना है, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। कश्मीर के अंदर फार्मास्यूटिकल के प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे फैक्ट्री बना हुआ है। जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल जो स्टेट बना है, इंडस्ट्रियल जो भी जहाँ पे बंदीपुर में बना है, बडगांव में बना है, सेमपुरा मेडिसिटी बना है, श्रीनगर, फिर भटखेल, कटुआ, करंडी, ये सारे जगह पे इंडस्ट्रियल जो ये जोन है उसको बना दिया गया है। और वो बहुत जगह पे काम भी चल रहा है। धीरे धीरे करके जम्मू कश्मीर को जितना हो सके ग्रोथ देने की कोशिश चल रहा है। फिर आते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट। जम्मू कश्मीर के अंदर हम सभी लोग जानते हैं, जो एप्पल होता है, जो सेब होता है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही खूबसूरत पाया जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंदर ये एप्पल इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को और भी प्रमोट किया जा रहा है, और दुनिया भर में जम्मू कश्मीर से एप्पल को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और दुनिया भर में कश्मीर का जो एप्पल है उसका बहुत ज़्यादा नाम भी है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जम्मू कश्मीर के अंदर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। एक तो भारत के अंदर एक सिक्किम है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फेमस है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे काम चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे फूलों का बहुत चाष होता है, मतलब फूलों का बहुत प्रोडक्शन होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मिट्टी है वो फूल बहुत आसानी से फूल को उगा लेता है। डेवलपिंग फूल कल्टीवेशन फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, और यहाँ का जो फ्लावर होता है वो दुनिया के बाहर के मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे दाम में बिकते भी है, बहुत फेमस है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। फिर हम आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी पावर प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके ऊपर। तो पहला जो नाम आता है तो रतले पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि कैपेसिटी इसका क्या है 850 मेगावाट, ठीक है। ये कहाँ पे है, चेनाब नदी के ऊपर। फिर आता है बगलिहर पावर प्रोजेक्ट। बगलिहर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है, ये भी चेनाब नदी के ऊपर ही है, ये भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। फिर क्या आता है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ये भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसलिए हमें यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम कश्मीर के अंदर होता है, क्योंकि कश्मीर के अंदर बहुत सारे झरना है, वाटरफॉल से, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्रोत से आता है। तो उसी पानी का जो पावर है, उसका जो वेलोसिटी है पानी का नदी के अंदर, उसी पानी का जो वेलोसिटी है उसको काम पे लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कश्मीर के अंदर, ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ही काम चल रहा है, ठीक है। फिर एक है चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है, सुरू रिवर के ऊपर, ठीक है। ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है कि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे भी करके ओवरकम किया जाए। तो आज का वीडियो इतना ही, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो भी जितना हो सके कम टाइम के ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर जितना इन्फॉर्मेशन हम दे पाए इस वीडियो के अंदर। वो जम्मू कश्मीर का जो जियोग्राफी है, उसका जो 370 का जो प्रॉब्लम था आर्टिकल, ये सारी चीज़ को डिस्कस कर लिए। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसका जो ब्रीफ करके हम लोग रेलवे का जो चल रहा है, फिर रोड का, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, फिर एम्स वगैरह, IIT IIM वगैरह, जो इनका एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट चल रहा है जम्मू कश्मीर का, ये सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आज का वीडियो इतना ही।
अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।